हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस डायरेक्ट। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए रशिया जाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनको आप जान लें। हाँ, सबसे पहले है कि आपकी फ़ीस कैसे ट्रांसफ़र होती है, कितनी फ़ीस होती है, फ़ीस के बारे में समझेंगे। दूसरा हम समझेंगे कि वहाँ पर 10 प्रिफर्ड यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। अगर आप एमबीबीएस इन रशिया करके 10 प्रिफर्ड यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको दिखती होंगी, तो हम उसमें ये समझेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी वाकई बहुत अच्छी आपकी चॉइस में रहनी चाहिए। इसके अलावा उनमें हम एडमिशन का प्रोसेस भी समझेंगे, एमबीबीएस इन रशिया के लिए क्या एडमिशन प्रोसेस है, लिविंग कॉस्ट कितनी होती है अगर आप किसी रशियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं तो, और क्या क्या खर्चे इसमें शामिल होते हैं, लिविंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर कोविड-19 डिसीज़ जो इस समय फैली हुई है दुनिया भर में, अगर वो कंट्रोल नहीं हुई जून के एंड तक, तो फिर क्या इसका परिणाम हो सकता है नीट पर, आपके जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या हो सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं सबसे पहला टॉपिक कि ट्यूशन फ़ीस रशियन यूनिवर्सिटीज़ में कैसे होती है, और इसका आप बेसिक समझ लीजिए। पहली चीज़ तो है कि रशिया के अंदर आपको जो भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करते हैं, ट्यूशन फ़ीस जो आपको पे करनी है वो हमेशा रशियन रूबल में पे करनी है। आपकी कोई भी फ़ीस ना तो डॉलर में पे होती है, ना ही आपकी इंडियन रुपीज़ में पे होती है, ना ही किसी और करेंसी में। वो एकमात्र उसमें पेमेंट का जरिया है, वो आप करेंगे रशियन रूबल में। और ये जो फ़ीस होती है इसको आप पे कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। ट्यूशन फ़ीस भी, हॉस्टल की फ़ीस भी, ये दोनों चीज़ें आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे कर सकते हैं। तो ये तो आप इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले समझ लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि फ़ीस एक्चुअल कितनी होती है। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ को उठाएं, जो रशिया में टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सब स्टूडेंट्स इसको टॉप यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में रखते हैं, उनमें हम फ़ीस देखते हैं। तो सबसे पहले कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फ़ीस होती है रूबल में 4,15,000। इसमें आपकी 3,95,000 के करीब हो जाती है ट्यूशन फ़ीस। हॉस्टल एकोमोडेशन आपका 6,000 के करीब रहता है, बाकी थोड़ा रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, और 10,000 के करीब आप मेडिकल इंश्योरेंस करवाएंगे और वीज़ा एक्सटेंशन होगा। तो इन सबको मिला के 4,15,000 रूबल हो जाता है, जिसको कि आप इंडियन रुपीज़ में देखेंगे तो 4.25 लाख रुपए, यानी कि 4,25,000 रुपये ये आपकी सालाना ट्यूशन फ़ीस हॉस्टल वगैरह को मिला के खर्चा होगा। ये कजान फेडरल है। दूसरी यूनिवर्सिटी देख लेते हैं, ये है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी इन रशिया, वर्ल्ड रैंकिंग 513, काफ़ी डेवलप्ड, काफ़ी मॉडर्न यूनिवर्सिटी है। इसमें आपकी ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस और वीज़ा, इसको आप ऐड करते हैं तो ये करीब 3,54,000 रुपये रूबल, यानी कि 3,63,000 रुपीज़ के करीब आपकी एवरी ईयर ये पेमेंट होगी। ये ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल वगैरह को मिला के खर्चा है। ठीक, आप इसमें देखते हैं रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी को। तो रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4,50,000 रूबल सालाना आपकी ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल वगैरह को ऐड करके खर्चा होगा। यानी कि इसको अगर आप इंडियन करेंसी में देखते हैं तो ये आपका 4,63,000 के करीब बनता है जाके। और एक जो फेमस यूनिवर्सिटी है बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, हालांकि बाइलिंगुअल है, और इसमें जो है ट्यूशन फ़ीस कम है, 2,50,000 इसकी ट्यूशन फ़ीस है। 20,000 के करीब आपका इसमें हॉस्टल और मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा आएगा। इसमें आप देख सकते हैं तो 2,70,000 रूबल के करीब इसमें खर्चा होता है, जो कि 2,80,000 रुपये के करीब होता है। तो ये तो आपने समझ लिया कि इस तरह से आपका ये खर्चा है, आप इसको यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है कि रशिया के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को आप देखते होंगे कि ये यूनिवर्सिटी में फ़ीस आपको डॉलर में दिख रही है कि आपको फला इतना डॉलर जो है वो पे करना है और एजेंट को देना है। तो वो एजेंट को देना है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप यूनिवर्सिटी में फ़ीस जमा नहीं कर सकते, उसमें आपको फ़ीस एजेंट को देनी होती है। अब ये क्या मॉडल होता है, हम इसको समझते हैं। इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी एजेंसी पार्टनरशिप मॉडल। ये क्या होता है, ये होता है कि एक्चुअली रशिया के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन। बहुत सारे लोग रशियन बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते हैं, बहुत से लोग नहीं बोलते हैं। और स्टूडेंट जब वहाँ पर जाते हैं तो वो एक्चुअली रशियन नहीं बोल पाते हैं, उनको कम्युनिकेट करनी होती है अपनी बात को। तो एक्चुअली यूनिवर्सिटी को ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास में कोई एक एजेंसी होगी जो कि सारे स्टूडेंट्स को संभाले और अपने हिसाब से उनका एकोमोडेशन वगैरह करवा दे, तो यूनिवर्सिटी को इतना हेडेक नहीं रहता है। तो यूनिवर्सिटीज़ एजेंसीज़ को हायर करती हैं, और ये काफ़ी वेल नोन बात है, सब लोग समझते हैं कि
कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा एजेंट है जिसने अपनी एजेंसी का कॉन्टैक्ट कर रखा है और स्टूडेंट्स को वहाँ पर रिक्रूट करते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये समझने वाली है कि एजेंसी क्या क्या कर सकती है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी एंड एजेंसी पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर काम करती है, यानी कि इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा रहता है टोटल आपका 6 साल तक का जो कोर्स होता है उसमें, तो एजेंसी उसमें क्या क्या कर सकती है। एजेंसी कैन कलेक्ट फ़ीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। आप सारी ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस वगैरह आप एजेंसी को ही देते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में आपको वो यूनिवर्सिटी को नहीं सबमिट करनी होती है, पहला पॉइंट है ये। दूसरा है कि एजेंसी में आस्क एडिशनल चार्जेस फॉर वैल्यू एडेड सर्विसेज। आप वैल्यू एडेड सर्विसेज को ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि इंडियन फूड प्रोवाइड कर रही है कोई एजेंसी और वो उसको कंपलसरी करती है, तो आपको वो उसका पैसा देना ही होता है, क्योंकि वो इंडियन मेस में आपका खाना खाना कंपलसरी है। आप खाते हैं नहीं खाते हैं वो एक अलग बात है, आपको उसकी फ़ीस देनी है। इसके अलावा आप वैल्यू एडेड सर्विसेज में समझ सकते हैं कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो टेस्ट FMGE होता है, अब कल को आगे जो नेक्स्ट होगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन की क्लासेस भी चला सकती है। क्वालिटी की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ कि उसकी क्वालिटी कैसी होगी, बहुत अच्छी होगी, बहुत ख़राब होगी, क्या भी होगा, लेकिन अगर उन्होंने वहाँ पर इसको चालू किया तो फिर आपको उसका भी पैसा वहाँ पर सबमिट करना होता है और ये मैंडेटरी होता है कई जगह। तो एजेंसी के पास इस चीज़ का भी राइट होता है। इसके अलावा वहाँ पर इंडियन मेस खोल सकती है एजेंसी। एक तो ये चीज़ है, आपको ये देखना है कि एजेंसी वहाँ पर इंडियन मेस खोलती है तो आपको उसमें खाना खाना कंपलसरी है, जिसके बारे में हमने बात की। इसके अलावा होता है कि स्टूडेंट हर किसी चीज़ के लिए एजेंसी के पास जाते हैं। उनको क्या होता है कि एजेंसी से संपर्क करना होता है। अगर आपको हॉस्टल का रूम भी चेंज करना है, वीज़ा एक्सटेंसन भी करवाना है, तो हर एक काम के लिए आपको एजेंसी के पास जाना होता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस तरह की एजेंसी के पार्टनरशिप मॉडल पे काम करती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं वो कहती हैं कि नहीं, हमने रिक्रूटमेंट कंपनीज़ को हायर किया हुआ है, आप हमें स्टूडेंट्स का रिक्रूटमेंट करके दीजिए, उनकी प्रोसेस को ईजी बनाइए और आराम से जो है उनका एडमिशन का प्रोसेस पूरा करवा दीजिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी और फिर एजेंसी का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो एक ये मॉडल होता है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें आपकी क्या राय है कि आप कैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पसंद करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी एजेंसी पार्टनरशिप मॉडल होता है उसके बारे में आपका क्या कहना है, और जो रिक्रूटमेंट कंपनी वाला है, जैसे कि आप समझते हैं कि कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी है, उसमें एजेंसी का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, यूनिवर्सिटी को एजेंसी से कोई लेना देना नहीं एडमिशन प्रोसेस ख़त्म होने के बाद। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही है कि स्टूडेंट्स का एजेंसी से कोई लेना देना नहीं एक बार एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो। रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही है, उसमें एजेंसीज़ को कोई राइट नहीं है कि आप वहाँ पर इंडियन फूड की मैस खोलें फिर उसको कंपलसरी करें या MCI की कोचिंग आप प्रोवाइड करें। यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि हम हाई क्लास एजुकेशन देते हैं तो हम एजेंसी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं पसंद करते हैं। तो ये चीज़ है। अब आप हमें ये बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन से मॉडल वाली यूनिवर्सिटी ज़्यादा पसंद है, कौन सी ज़्यादा सही लगती है। तो इसमें हम आपका कमेंट का इंतज़ार करेंगे कि आप क्या बोलते हैं। तो ये तो हो गया, आपने फ़ीस को समझ लिया। अब हम आते हैं जो दूसरा टॉपिक है कि 10 प्रीफर्ड यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होंगी अगर आप रशिया में जाना चाहते हैं। अब अच्छा, जिसमें जो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें एजेंसी की पार्टनरशिप मॉडल पे काम करती है और कौन सी डायरेक्ट आप स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी का कम्युनिकेशन रहेगा। तो पहली यूनिवर्सिटी आपकी चॉइस में हो सकती है, वो सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड, वो है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। रीजन इसका क्या है? फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया की सबसे मॉडर्न और हाईली डेवलप्ड यूनिवर्सिटी है। रशिया की 5 टॉप 100 का जो एलीट प्रोग्राम चलता है, यानी कि एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे वो, और वो ऐसा करेंगे कि रशिया की कम से कम 5 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप 100 में आए। अभी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी है, इसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो है 513। QS की रैंकिंग जो सबसे ज़्यादा वैलिड मानी जाती है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड रैंकिंग है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की 513। इसको रशिया की गवर्नमेंट चाहती है कि वर्ल्ड की टॉप 100 में आए, यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है वहाँ पर। फीस काफ़ी कम। अब दूसरी यूनिवर्सिटी है कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी, जो आपकी प्रीफर्ड की लिस्ट में आ सकती है। अच्छा, इसको दूसरे पर रखने का रीज़न ये है कि इसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। वर्ल्ड रैंकिंग इसकी अच्छी है, 392 है इसकी लेटेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग। और इसमें क्या है ना कि बहुत से स्टूडेंट की चॉइस ये रहती है कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी भी हो और बजट भी उसका कम हो, तो इसलिए फार ईस्टर्न को थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। बाकी कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेहतर और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। रशिया की ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है
और बहुत से स्टूडेंट्स की ये टॉप चॉइस में रहती है। तो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, इसको आप सेकंड प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। थर्ड पर आप रख सकते हैं रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी। रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी ये मॉस्को में है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मेडिकल रिसर्च के लिए काफ़ी जानी मानी यूनिवर्सिटी है, इसको आप थर्ड प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। चौथी यूनिवर्सिटी पीपल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया, ये भी मॉस्को में है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसको भी आप प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। और फिफ्थ यूनिवर्सिटी है फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसको सेचेनोव यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है, फिफ्थ पोजीशन पर आप इसको रख सकते हैं। ये 5 सबसे प्रीफर्ड यूनिवर्सिटी हो गई और इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी एंड एजेंसी पार्टनरशिप मॉडल नहीं चलता है, यानी कि आप जो भी चीज़ की बात करेंगे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से करेंगे और एजेंसी बीच में कहीं नहीं रहेगी। एक बार को आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। तो ये तो हो गई 5 यूनिवर्सिटी। अब हम चलते हैं 6th पोजीशन पर, देखते हैं। तो इसमें वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये रशिया में साउथ में आती है, क्लाइमेट का थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। फ़ीस हालांकि इसकी कजान फेडरल यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बराबर है और अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। 6th पोजीशन पर आप रख सकते हैं अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को। अच्छा, अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एजेंसी पार्टनरशिप मॉडल पर काम करती है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अच्छी यूनिवर्सिटी है, साइबेरिया रीजन की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसको भी आप प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। 7th पोजीशन पर आप रख सकते हैं बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को। बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी के साथ रहेगा, एजेंसी का एक बार रिक्रूटमेंट हो जाए तो फिर कोई इन्फ्लुएंस नहीं, आप डायरेक्ट फीस अपनी जमा कराएंगे यूनिवर्सिटी को। ये भी बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी 8th प्रायोरिटी पर हो सकती है अगर प्रीफर्ड की लिस्ट देखें तो। उसके बाद में फिर 9th पर आप कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को रख सकते हैं। बड़ी यूनिवर्सिटी है लेकिन फ़ीस भी ज़्यादा है, कुछ आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज ऐसा नहीं मिलेगा, इस वजह से इसकी रेटिंग में थोड़ा सा हमने नीचे इसको रखा है, क्योंकि अगर आप कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आपके लिए कजान फेडरल यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, तो इसको भी आपको देखना होगा। और फिर 10th पर आप रख सकते हैं उलियानोव्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी, मॉस्को के करीब है, काफ़ी बड़ी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और इसको भी आप रख सकते हैं। ये 10 यूनिवर्सिटीज़ हो गई रशिया में प्रीफर्ड। अब एक चीज़ आप ये समझिए कि रशिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ तो हैं 45 के करीब, 45 यूनिवर्सिटीज़ में करीब 30 के करीब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। ऐसा नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी खाली रह जाएगी, इसकी सीट नहीं फुल होंगी, कोई यूनिवर्सिटी ख़राब है, रेटिंग है सबकी अपनी अपनी, कुछ ज़्यादा बेहतर हैं, कुछ उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में सबकी सीट फुल होती हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, जैसे 10th प्रायोरिटी पर हमने इसमें उलियानोव्स्क बताया, उलियानोव्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी, तो इसमें कितने स्टूडेंट्स जाते होंगे? इसमें हर साल कम से कम 400 स्टूडेंट्स जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो इसमें भी फुल होती हैं। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी है, ये एकदम टॉप पर है, इसमें कितने स्टूडेंट्स जाते हैं? इसमें 120। तो जितनी ऊपर की रेटिंग वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें क्या है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कम हैं, स्टैंडर्ड हाई है, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, टीचर एंड स्टूडेंट्स का रेशियो बहुत अच्छा होता है, मतलब हर 8 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होते हैं, तो पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। और आप इस रेटिंग में जितना नीचे चलते जाएंगे आपको यूनिवर्सिटीज़ में उतनी ही सुविधाएं कम मिलती जाएंगी। अब किसी मान लीजिए स्टूडेंट को अप्लाई करना है, अगर उसने समय से अप्लाई कर दिया तो फार ईस्टर्न हो गया, कजान फेडरल हो गई, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन हो जाएगा। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी 120 सीट्स को 120 स्टूडेंट्स को अप्लाई करने देती है, इससे ज़्यादा फिर उसमें सीट्स नहीं है। ऐसे ही फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, फेडरल यूनिवर्सिटी है, इसमें भी अराउंड 100 सीट्स होती हैं। तो जब सीट नहीं बचती हैं तो स्टूडेंट्स को वो जो लोअर रेटिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अप्लाई करना ही होता है, कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि इंडिया के अंदर सीट होती नहीं है, फिर आपके पास में ऑप्शन नहीं रहते हैं। तो इस तरह से समझिए आप, सीट सारी फुल होती हैं, बस आप किस समय पर कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवाना चाहते हैं वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गई रशिया की 10 प्रीफर्ड यूनिवर्सिटीज़। इसके बाद आइए हम समझते हैं कि एडमिशन प्रोसेस फॉर MBBS इन रशिया। MBBS इन रशिया के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको समझ लीजिए। इसमें आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर MBBS इन रशिया इसको पूरा करना होता है। ये क्या होता है कि इसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, ये पहली शर्त है। अगर आपके 50% से ऊपर मार्क्स हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए है 40%, OBC एंड SC कैटेगरी के लिए भी इसमें रिलैक्सेशन मिली हुई है, लेकिन आप 50% तो समझिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, 50% मार्क्स। इसके अलावा इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, जिसको आप पास कर चुके हों।
या फिर आप अगर परस्यू कर रहे हैं तो फिर आपको इंग्लिश में पास होना ज़रूरी है, इंग्लिश भी आपके साथ होनी चाहिए 12th में। तो ये तो 2 क्राइटेरिया हो गई। तीसरा है कि आपका जो 12th का बोर्ड है तो वो बोर्ड कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए, जैसे यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, या फिर आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है। इस तरह के जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होते हैं स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड, उनसे आपने अगर पढ़ाई की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको नीट भी क्वालिफाई करना है। नीट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए बिना एडमिशन आपका नहीं हो सकता, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप नीट की तैयारी अगर कर रहे हैं बहुत अच्छे से करें, उसको पास करें, तभी आपका इसमें एडमिशन कंफर्म होगा। आप अप्लाई अभी कर सकते हैं लेकिन एडमिशन कंफर्म आपका तभी होगा जब आपका नीट स्कोर आ जाएगा। फिर इसमें है कि आपकी कम से कम जो एज होनी चाहिए वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। 17 ईयर्स ये कब होनी चाहिए? ईयर एंड में, यानी कि अगर आप 2020 में एडमिशन लेते हैं और आपकी 31 दिसंबर 2020 तक जो आपकी मिनिमम एज का क्राइटेरिया है वो 17 ईयर्स का फुलफिल होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर MBBS इन रशिया। अब MBBS इन रशिया के एडमिशन प्रोसेस में जो सबसे ज़रूरी बात आती है कि आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो इसमें आपको 10th की मार्कशीट चाहिए होती है, 12th की मार्कशीट चाहिए होती है। अगर आप 12th परस्यू कर रहे हैं तो आप उसको वेटिंग में कर सकते हैं, बाद में दे सकते हैं। तो ये आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए ज़रूरी चीज़ है। स्टूडेंट का ID प्रूफ चाहिए, गार्जियन का ID प्रूफ चाहिए, इसके अलावा नीट का स्कोर कार्ड चाहिए। और अगर आपने नीट का अपीयर कर रहे हैं पेपर इस बार तो फिर आप इसके लिए भी वेटिंग में कर सकते हैं और बाद में इसको अब दे सकते हैं। तो ये तो चीज़ें हो गई जो आपको यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन के लिए चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन में क्या चाहिए? वीज़ा एप्लीकेशन में आपको चाहिए सबसे पहले तो ओरिजिनल पासपोर्ट आपको सबमिट करना होता है, एडमिशन लेटर, इन्विटेशन लेटर, HIV रिपोर्ट, आपका HIV टेस्ट जो है निगेटिव आना चाहिए। उसके अलावा आपको 6 फोटोग्राफ्स देनी होती हैं। तो ये तो हो गया आपका वीज़ा प्रोसेस रशिया के लिए अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो ये तो आपने समझ लिया ये। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं लिविंग कॉस्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब कोई स्टूडेंट ये किसी रशियन यूनिवर्सिटीज़ का फ़ीस स्ट्रक्चर देखते हैं तो उनको ये पता होता है कि ये तो फ़ीस हमारी जानी है यूनिवर्सिटी में जमा हो जाएगी, इसके अलावा भी हमारा खर्चा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ट्यूशन फ़ीस के अलावा बाकी खर्चों को लोग इग्नोर कर देते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो लिविंग कॉस्ट को इग्नोर कर देगा, क्योंकि आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपकी जेब में पैसे कितने पड़े हैं, क्योंकि खर्चे आ सकते हैं। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो भी आप सोचते हैं कि नहीं आपके पास कितने पैसे हैं, क्या क्या खर्चे होंगे। ऐसे ही खर्चे वहाँ पर भी होते हैं। उसमें हम 4 चीज़ों को देखेंगे जो लिविंग कॉस्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ समझेंगे कि फ़ूड की कॉस्ट क्या होती है, वहाँ आपको पर मंथ कितनी फ़ूड की कॉस्ट लगेगी। लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो आपका होता है, जैसे आप सिटी में हैं तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर आपको कितने पैसे देने होते हैं, बस का किराया क्या होगा, टैक्सी करते हैं तो कितना खर्चा होगा, ये चीज़। बुक्स एंड स्टेशनरी कॉस्ट भी समझना ज़रूरी है कि आप कोई बुक खरीदते हैं, वैसे तो लाइब्रेरी में मिल जाती हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी आप 1-2 बुक खरीदते हैं, या फिर आप कोई स्टेशनरी में पेन पेंसिल वगैरह खरीदते हैं, एप्रन खरीदते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपका खर्चा होता है। तो ये खर्चा कैसे होगा। और फिर पॉकेट मनी की एक जनरल चीज़ है कि आपके पास कुछ पैसे अपने खर्चे के लिए भी होना चाहिए जो आपका निजी खर्च है। तो ये कितना आपका अनुमानित कितना होना चाहिए, इस पर हम समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है फूड कॉस्ट। फूड कॉस्ट रशिया के अंदर 7000 पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली इंडियन करेंसी में इतना खर्चा आपका होगा ही। आप बाहर से सब्जी खरीद के लाएंगे, सामान खरीद के लाएंगे और अपना खाना खुद से बनाएंगे तो भी आपको 7000 रुपीज़ पर मंथ की ज़रूरत होती है। थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है अगर आप ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर खाना बना रहे हैं, लेकिन इतना आप मान के चलिए कि 7000 आपको यहाँ चाहिए। 2000 आपको तकरीबन ये लोकल ट्रांसपोर्टेशन का चाहिए कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी, मतलब एक सिटी में ही एक जगह से दूसरी जगह कहीं जा रहे हैं किसी काम से, तो आपका बस का किराया, ट्यूब और जो टैक्सी का किराया है, ये सब चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। तो ये आपका खर्चा हो गया। स्टेशनरी कॉस्ट भी आपकी तकरीबन 2000 रुपये, पेन पेंसिल वगैरह कॉपी वगैरह का आप इस्तेमाल कर लेंगे तो ये भी आपका 2000 के करीब हो जाएगा। और पॉकेट मनी जो आपके निजी खर्च हैं, इसके लिए आपको तकरीबन 5000 रुपये और चाहिए होते हैं कि आप वहाँ किसी दूसरी जगह पर रह रहे हैं, अब्रॉड में आप हैं, तो आपके तमाम खर्चे होते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ मान लीजिए कैंटीन में ही बैठे हैं तो वहाँ भी थोड़े बहुत खर्चे हो जाते हैं। तो इस तरह से ये 5000 रुपये आप एक्स्ट्रा लेके चलिए जो कि आपकी पॉकेट मनी होगी। तो सारे खर्चे मिला के कितने होते हैं? 16000 रुपीज़
पर मंथ ये आपका मिनिमम लिविंग कॉस्ट है रशिया के अंदर, यानी कि $200, अगर आप डॉलर में समझना चाहते हैं तो अराउंड $200 आपको पर मंथ चाहिए होते हैं वहाँ पर। तो इसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो बेहतर होगा कि आप ऐसे समझें कि आपकी ईयरली कॉस्ट कितनी होती है ट्यूशन फीस हॉस्टल वगैरह को लगा के, और ये आपकी लिविंग कॉस्ट में आपको कितना पैसा चाहिए होता है। तो 16,000 पर मंथ आपको चाहिए ही चाहिए, इसमें आपके खाने का खर्च शामिल है। ठीक, अब जो सबसे ज़रूरी सवाल कि क्या होगा कि अगर कोविड-19 की डिसीज़ कंट्रोल नहीं हुई और इसी तरह से चलती रही तो एडमिशन ले पाएंगे क्या? बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है अभी कि अगर कोविड-19 ऐसे ही चलता रहा तो क्या फिर हम एडमिशन ले पाएंगे या यूनिवर्सिटी क्या हमको बुलाएगी? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसमें आप पहले तो साइंटिफिक डेटा समझिए कि क्या डेटा है, क्या डेटा बोल रहा है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने हाल में ही अपनी एक रिसर्च की, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, डेटा इंटेलिजेंस के लिए दुनिया की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी मानी जाती है। उन्होंने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में एक डेटा निकाला। उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर 21 मई तक 97% कोरोना वायरस फ्री हो जाएगा कंट्री। इंडिया के अंदर 97% जो केसेस हैं वो ख़त्म हो चुके होंगे। इसके अलावा इसी यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की है तो बताया कि रशिया के अंदर ये 29 मई को ख़त्म हो जाएगा, यूएसए के अंदर ये 97% कोरोना फ्री हो जाएगा, ये 15 मई के आसपास है। वर्ल्ड वाइड उन्होंने ये बताया कि मई के अंत तक डिसीज जो है वो डिसअपियर हो जाएगी 97%, और धीरे धीरे जो बचे हुए केस हैं वो समय के साथ साथ क्यूर होते रहेंगे। तो ये तो डेटा इंटेलिजेंस, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह तो ये बता रहे हैं। बाकी कई सारी कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी उसमें है, जो वैक्सीन बनाने में जुटा हुआ है। कई तो वैक्सीन बन चुकी हैं और इसका ट्रायल हो रहा है। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि कोरोना वायरस की डिसीज़ जो है वो बाय द मिड ऑफ जून कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं होती है तो यूनिवर्सिटी जैसे कि कजान फेडरल यूनिवर्सिटी और फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, दोनों ही यूनिवर्सिटी ने अपना ऑनलाइन सिस्टम तैयार कर लिया है। यानी कि अगर बुरी स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए ये यूनिवर्सिटीज़ क्या करेंगी, फर्स्ट सेमेस्टर या फिर कुछ महीने तक क्लासेस को ऑनलाइन कर देंगे। यानी कि स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके होंगे, एडमिशन ले चुके होंगे, लेकिन शुरुआती 1-2 महीने की पढ़ाई घर बैठे ऑनलाइन अपने कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के जरिए करेंगे। तो ये काफ़ी इनोवेटिव कदम है जो कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ उठा रही हैं। अभी तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में बात हुई है, वो सिस्टम को तैयार कर रही हैं, और अगर ऐसा होता रहा तो उसको लॉन्च भी कर देंगी अगर ये कोविड-19 कंट्रोल नहीं हुई तो। बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसे ही करेंगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे इस समय ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हर जगह चल रही हैं और एजुकेशन का कोई भी काम बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ है। तो आप ये उम्मीद करके चलें कि कोरोना वायरस बाय द एंड ऑफ जून काफ़ी हद तक डिसअपियर हो चुका होगा, और आपके जो एडमिशन है वो सितंबर तक होंगे। मतलब कि सितंबर में आपको वहाँ जाना होता है यूनिवर्सिटी में, तो तब तक काफ़ी चीज़ें सुधर चुकी होंगी। और अगर नहीं सुधरी तो फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, आप ऑनलाइन घर बैठे काफ़ी समय तक स्टडी कर सकते हैं जब तक कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो जाती। तो दोनों ही हालत में यूनिवर्सिटीज़ ने तैयारी कर ली है अपनी। तो आप निसंकोच बेझिझक अपना प्लान जो है उसको आगे बढ़ाइए, उसमें कोई आप परेशानी की बात नहीं है। आप यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करते रहिए, रिसर्च करते रहिए, अपनी नीट की पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और बाकी जुड़े रहें MBBS डायरेक्ट के साथ में। अब्रॉड मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े सारे आपके सवालों का इंतजार रहेगा, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे भी हमें संपर्क कर सकते हैं, ये नंबर दिए हुए हैं व्हाट्सएप के। इसके अलावा आप वेबसाइट पर जाके देखें तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी फ़ीस की डिटेल्स मिलेगी, हर यूनिवर्सिटी की कितनी फ़ीस आपको किस तरह से देनी है, काफ़ी जानकारी आपको वेबसाइट पर भी मिलेगी। लेकिन अगर आप उतना नहीं पढ़ना चाहते हैं वेबसाइट पर जो लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो जुड़े रहें MBBS डायरेक्ट के साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बताएंगे चाइनीज़ यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस एंड लिविंग कॉस्ट के बारे में। इसी तरह से हम चाइना की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कवर करेंगे, 10 प्रीफर्ड यूनिवर्सिटीज़ भी बताएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, और बहुत बहुत धन्यवाद।